आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं अपने चैनल इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी पर आप सबको इनवाइट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो आज का जो वीडियो होगा वो बहुत बड़ा खास वीडियो होगा और इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। इसके लिए आप सबको मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। उसके बाद अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बाद उसके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर देना, ताकि मैं जब नई वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पर तो आपको पहले ही उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं उनके आत्मा की सदगति के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो आइए देखते हैं क्या क्या घटनाएं हुई थी जब गलवान घाटी में क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो पहला हुआ था मई 5 को। तो क्या हुआ था कि पैंगोंग लेक और दौलत बेग के उल्टी बीच में जो बोडो रोड कंस्ट्रक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि BRC, यानी कि ये हो गया BRC, वहाँ क्या हुआ था कि वहाँ पर जो पैंगोंग लेक और दौलत बेग उल्टी के बीच कंस्ट्रक्शन का काम चला था, लेकिन चाइना ने उसे अपनी जगह बोलकर BRC को कंस्ट्रक्शन रोकने को बोला, मगर इंडिया ने काम नहीं रुका क्योंकि इंडिया का वो जगह था और यहाँ से विवाद का शुरू हुआ। तो उसके बाद मई 5 से लेकर 9 तक उसी विवाद को लेकर क्या हुआ था, चाइना के सोल्जर और इंडिया के सोल्जर के बीच मुठभेड़ होता रहा और दोनों पक्ष से सैनिक घायल हुए। उसके बाद 13 फेज की एक बातचीत चली, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ, जिसके वजह से 15 मई में दोनों देशों के बीच एक हाथापाई हुई। उसके बाद में क्या हुआ ना कि चाइना ने वहाँ पर जो गलवान पर चाइना ने वहाँ पर गलवान पर अपना मिलिट्री मूवमेंट बढ़ा दिया। उसके बाद दोनों देशों में जो सीमा विवाद है वो बढ़ती रही। उसको देखकर जून 6 को पहला जो लेफ्टिनेंट जनरल रेबल का मीटिंग बुलाया गया और तय किया गया कि अपनी अपनी सेना को धीरे धीरे पीछे लेंगे, यानी कि विड्रॉ करेंगे। लेकिन चाइना ने वहाँ से सेना को पीछे नहीं लिया। तो क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, जब हमारे आर्मी की एक्टिंग लगभग उसमें 50 सोल्जर थे, तो क्या किया ना कि जब वो वहाँ पर गए थे चेकिंग के लिए, वहाँ पर चाइना आर्मी के द्वारा, यानी कि चाइना आर्मी के 200 से 300 सोल्जर के द्वारा पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर एक हमारे सैनिकों के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ, जिसमें हमारे तरफ से बिहार रेजिमेंट 16 का कमांडिंग ऑफिसर समेत 19 लोग, यानी कि टोटली 20 लोग मारे गए। लेकिन हमारी सेना की उस टीम ने क्या किया कि उनको कड़ी जवाब दी और उनका 50 से 60 सैनिकों को मार गिराया। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्यों हमारे सैनिक मारे गए। तो इसके ऊपर मैं अगर बताऊं तो आप सबको, तो आप सब शायद समझ लेंगे। तो क्या हुआ था कि वहाँ पर जो वहाँ पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, तो उसके वजह से चोटिल और भी तड़पते रहे और वो जगह बहुत ज़्यादा
ऊंचाई पर था, तो इसलिए उस वहाँ पर पहुँचना ज़्यादा जल्दी नहीं हो पाई। तो उसके लिए जो 20 सैनिक थे वो घायल थे, जो ज़्यादा घायल थे, इसलिए उनकी जान चली गई। उसके बाद क्या हुआ ना कि यहाँ पर इंडिया की तरफ से भी मारे गए थे और चाइना की तरफ से भी मारे गए थे। तो क्या हुआ कि दोनों देश के बीच उत्तेजना बढ़ी और दोनों देश ने युद्ध के लिए तैयारियां शुरू की। इसके बाद फिर से 3 दिन तक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग चली और उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं मिला। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जून 17 को रात में वो इंडिया का सैनिक को जो 10 जवानों को बंधक रखा था उनको छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ ना कि जून 22 में 11 घंटे तक चलने वाला जो सेकेंड फेज मेजर जनरल मीटिंग भी विफल हुआ। लेकिन दोनों देशों ने यहाँ पर मेरा थोड़ा बनान भूल हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि दोनों देश ने यह तय किया कि जो भी बॉर्डर का इशू होगा उसको वो मीटिंग के द्वारा निपटाए लेंगे। तो उसके बाद फिर से जून 30 को थर्ड फेज लेफ्टिनेंट जनरल मीटिंग से यह तय हुआ कि दोनों देश अपने सेना को पीछे लेंगे। तो उसके बाद जुलाई 3 में हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अचानक लद्दाख गश्त किया कि ताकि सेना के जवानों की हौसला बढ़ सके और वहाँ से जवान को संबोधित करके बोला कि जो भी इंडिया की सीमा पर आंख उठाकर देखा करेगा उसको कड़ी जवाब दिया जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जुलाई 5 को हमारे NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल जी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो वांग यी थे उनके साथ 2 घंटे की बातचीत हुई और क्या हुआ ना कि उस बातचीत का सफलता हमें जुलाई 6 को मिला और दोनों देश की सेना पीछे चले गए। इसके बाद अभी रिसेंटली अजीत डोभाल जी लद्दाख गश्त पर गए थे इंस्पेक्शन के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर सब कुछ शांत था और मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया था। तो यहाँ पर सबके मन में एक बात आ रही होगी कि चाइना ऐसा क्यों किया। तो अचानक से ये क्यों क्या बोलते हैं ना कि जो अचानक से ये ऐसा समझौता के लिए क्यों आ गया। तो यहाँ पर मुझे जितना लगता है कि चाइना कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है। तो जो प्लानिंग क्या है वही जानता है, क्योंकि वो एक बात बोलता है और एक बात यहाँ पर वो सारे दुनिया को बोलता है और दूसरी बात अपने पास सच्चाई को छुपा के रखता है। तो इसी की वजह से, यही उसकी आदत की वजह से पूरे विश्व के बहुत सारे देश उसके ऊपर गुस्सा है और गुस्सा होना भी जायज़ है, क्योंकि यहाँ पर एक बात बोलेगा और करेगा दूसरा बात। तो यहाँ पर सभी देश एक मौका खोज रहे हैं कि कब वो चाइना के विरुद्ध एक्शन ले सके और कब वो मौका मिलेगा। तो मुझे जितना लगता है कि शायद जो इंडिया और चाइना के बीच जो युद्ध है जो अभी चल रहा है वही सही मौका हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो शायद तीसरा विश्व युद्ध का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, अभी जो हमारे जो कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19
कहर चला है। इसी के वजह से सभी देश चाइना के ऊपर गुस्से हैं। तो लगता है कि जैसा अभी परिस्थिति है और जैसा अभी सभी चीज़ों को देखकर लगता है कि शायद हो सकता है, लेकिन अगर हुआ तो क्या होगा, तो आइए अब जानते हैं। इससे पहले कि हम दोनों जो हुए थे, दोनों वर्ल्ड वॉर हुए थे, तो उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था 28 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 28 जुलाई 1918 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ था। और कितने दिन चला था? 4 साल 3 मंथ और 2 सप्ताह के लिए, यानी 2 वीक के लिए चला था। तो उसके बाद यहाँ पर टोटली 17 मिलियन टोटली जो 70 लाख मिलिट्री पर्सन गए थे, जिसमें से 60 लाख सिर्फ यूरोपियंस थे। उसके बाद जो डेथ हुआ था वो हुआ था 13 मिलियन का हुआ था। और उसके बाद जो गन हत्या यानी जीनोसाइड हुआ था, और 1980 इन्फ्लुएंजा के वजह से 17 लाख से लेकर 1 करोड़ की लोगों की मौत हुई थी। और ये बहुत बड़ा वार था, उसी समय में बहुत बड़ा वार था। तो यहाँ पर पूरा विश्व 2 पार्ट में बढ़ गया था। एक पार्ट था अलाइड पावर और दूसरे पार्ट था सेंट्रल पावर। और यहाँ पर अलाइड पावर की जीत हुई थी और सेंट्रल पावर की हार हुई थी। तो अलाइड के पावर की तरफ फ्रांस थे, ब्रिटिश एम्पायर थे, रूसिया, जापान, इटली, यूएस एंड एसोसिएटेड जो सहयोगी थे, और सर्बिया, पुर्तगाल, चाइना, ब्राज़ील जैसे देश। तो जो डिफीट हुए थे यानी जो हारे थे उनके पास थे, तो उनके वहाँ पर जो सेंट्रल पावर था उसमें एक चारों देश के बीच एक क्वाड्रिपल अलायंस हुआ था। जो चारों देश कौन कौन थे? जो जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया हंगेरी थे, ऑटोमन एम्पायर था और बुल्गारिया था। और उसके साथ सहयोगी कंट्री कौन थे? बेलारूस थे, फिनलैंड थे, जॉर्जिया थे, पोलैंड था, यूक्रेन था। तो पहला विश्व युद्ध में हमने देखा कि जो बहुत सारे चीज़ का देखे कि जैसे कि गन हत्या जैसे घिनौना काम किया गया, ये सब बहुत सारे चीज़ किया गया। और अभी भी देख लेते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बारे में। तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस पहला विश्व युद्ध का ठीक 21 साल बाद शुरू हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को और ख़त्म हुआ था 2 सितंबर 1945 को। और ये चला था 6 साल और 1 दिन के लिए। तो ये जो वार था वो सबसे खतरनाक वार था, क्योंकि उसमें 70 लाख से लेकर 80 लाख तक 70 लाख से लेकर 45 लाख तक लोगों की मौत हुई थी। और वो जो लोग मौत हुआ था वो कितना % था? वो 1940 का वर्ल्ड पॉपुलेशन जो था उसका 3% था। तो आप सब देख सकते हैं कि पहले विश्व युद्ध से दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध बहुत घातक हुआ। तो उसके बाद जो सैनिकों यानी मिलिट्री पर्सन्स यहाँ पर दूसरे पहले विश्व युद्ध मुकाबले बहुत ज़्यादा, यानी कि 1 करोड़ से भी 100 मिलियन से भी ज़्यादा सैनिक यानी मिलिट्री पर्सन भाग ले थे। और वो कहाँ से? वो 30 कंट्री से रहे थे। और यहाँ पर पहले विश्व युद्ध के जैसा वहाँ पर गन हत्या, स्टारवेशन यानी कि खाना ना मिलने वजह से, यानी कि खाना ना वजह से, मैसेकर डिजीज के वजह से। और यहाँ पर 2 टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा भूमिका निभाई थी। वो था एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर और एटॉमिक टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर
वर्ल्ड 3 पार्ट में बट गया था। तो पहला पार्ट था अलाइज पावर जो विन किया था, और मेन कंट्री थे उसके अंदर सोवियत यूनियन, यूएस, यूके, चाइना एंड एसोसिएटेड, यानी कि उसके साथ कौन थे, तो इंडिया था, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश थे। तो यहाँ पर गौर करने की बात है कि हमारे इंडिया यहाँ पर पहले समय के लिए इतना बड़ा युद्ध में भाग लिया था। तो ये तो पहला इंडिया का पहला युद्ध था। और उसके बाद एक्सिस पावर जो जिसके हार हुई थी, और वहाँ पर मेन कंट्रीज थे जर्मन, इटली, जापान, हंगरी एंड अदर जो एसोसिएटेड कंट्री थे वो थे हंगरी, रोमानिया, फिनलैंड जैसे देश। तो ये तो गया जो हार गए थे। तो यहाँ पर एक और पावर का, एक और साइड का जो अब एक और साइड का उद्भावन हुआ था, यानी कि एक और साइड का, एक और नया साइड का क्रिएट हुआ था। तो कौन था? न्यूट्रल पावर। आप सब जैसे जानते हैं न्यूट्रल मतलब किसी भी साइड में भाग नहीं लेता। तो यहाँ पर दिस कंट्रीज ये जो कंट्री है वार में हिस्सा नहीं लेते। और कौन कौन थे वो कंट्री? कौन कौन थे वो? थे आयरलैंड, पोर्तुगाल, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, अफगानिस्तान, भूटान, ईरान, सऊदी अरेबिया, यमन, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जैसे देश। तो यहाँ पर अमेरिका ने डुअल रोल प्ले किया। क्यों डुअल रोल प्ले किया? क्योंकि अमेरिका जो विनिंग साइड है, यानी कि अलाइज पावर में, यहाँ पर जो अलाइज पावर है वहाँ पर भी था, और यहाँ पर न्यूट्रल पावर में था, क्योंकि अमेरिका को युद्ध से खतरा था, यानी कि अमेरिका युद्ध को डर रहा था और युद्ध को भी कर रहा था यार यहाँ पर। इसलिए मैंने बताया कि युद्ध अमेरिका यूएसए दोनों साइड का काम निभा रहा था। तो उसके बाद ये तो आपने दोनों साइड से बात सुन ली। अब सुन लेते हैं, अब मैं जो आपको बोलूँगा तो आप सब के लिए ये अच्छा नहीं हो। आप सब क्या रेट कर मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो जितना भी बोलता हूँ, जितना भी बोलूँगा तो शायद अच्छा आपका अच्छा ना लग सके, लेकिन यही सत्य है। यानी कि अगर युद्ध भी होता है, तीसरा विश्व युद्ध और होता है, तो पहला विश्व युद्ध के मुकाबले, पहले 2 विश्व युद्ध के मुकाबले बहुत बड़ा होगा। यानी कि दोनों विश्व युद्ध में जितना भी नुकसान नहीं हुआ था उससे कई ज़्यादा का। और एक रिपोर्ट में भी ये मेंशन किया गया कि अगर तीसरा विश्व युद्ध भी होता है तो वो होगा वो न्यूक्लियर पावर, यानी कि एटॉमिक जो आणविक पावर है, यानी कि एटॉमिक पावर है, उसका ऊपर युद्ध होगा। तो वहाँ पर, और अगर वो भी होता है, तीसरा विश्व युद्ध होता है, तो वो जो एटॉमिक पावर, एटॉमिक वार का होगा, एटॉमिक वार होगा, तो इसके वजह से तकरीबन 80% यानी कि 80% लोग इंस्टेंटली मर जाएंगे एटॉमिक पावर के बस। 80% वर्ल्ड के पॉपुलेशन मर जाएंगे और 20% सिर्फ जिंदा रहेंगे। और जो 20% जिंदा रहेंगे, और जो मैंने बोला कि जो 20% जिंदा रहेंगे वो भी कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। यानी कि उनके पास ना खाने के लिए होगा ना कुछ होगा, और वो रेडिएशन के वजह से मर जाएंगे। और कई सारे नए नए टेक्नोलॉजी आए हैं, यानी कि शायद ये भी हो सकता है कि मेरा जो अनुमान है ये भी हो सकता है कि जो दूसरा विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पहले 2 से ज़्यादा तो होगा, लेकिन शायद हो सकता है कि जो फिजिकली जो सामने जो जाके शत्रुओं के साथ लड़ाई करने से ज़्यादा शायद डिजिटली हो सकता है। डिजिटल में क्या होगा? एयर हैकिंग होगा, साइबर अटैक्स होंगे दूसरे देशों पर, और दूसरे देशों के ऊपर, दूसरे देशों के बारे में घिनौना चीज़ फैलाया जाएगा। तो ये सब हो सकता है। और एक बात, जो यहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन का खतरा रख सकते हैं, यानी कि दूसरे देशों में, अगर विपक्ष देशों में
जो डिजीज छोड़कर वहाँ पर दहशत फैला सकते हैं। तो यहाँ पर सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा यह हो विश्व युद्ध खतरनाक होगा। तो यहाँ पर मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि और सभी वर्ल्ड के कई सारे सभी देशों को रिक्वेस्ट है कि आप अगर एक कंट्री के विरुद्ध, एक कंट्री के देश के विरुद्ध आप अगर लेना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो वो एक्शन लीजिए, लेकिन उस एक्शन का परिणाम कोई दूसरे देश भी ना, दूसरे देश को भुगतना ना पड़े। और एक्शन बहुत तरीके से ले सकते हैं। जैसे एक्शन, ऐसा एक्शन लीजिए कि कोई आपका काम हो जाए लेकिन युद्ध का खतरा भी ना हो। और अगर युद्ध भी होता है तो अगर आप भी जीत जाए, अगर युद्ध भी होगा तो एक तरफ जीतेगा, दूसरी तरफ हारेगा। जो एक तरफ जीतेगा उसको तो कुछ दिनों के लिए शांति मिली, कुछ दिनों के लिए उसका मन में उत्साह होगा, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको पछतावा भी होगा, क्योंकि उसके वजह से कई सारे इनोसेंट यानी कि कई सारे जो कुछ इसके कोई हिस्सा भी नहीं, उनका इसके साथ कोई भी दूर रिलेशन नहीं, उसको भी बहुत क्षति होगा, जिसके वजह से इन सब देशों को तो एक देश के वजह से दूसरे देश को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए युद्ध करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, और भगवान से यही आशा करते हैं कि युद्ध ना हो। तो यहीं पर मेरा वीडियो ख़त्म होता है, और इसके दूसरा पार्ट, जो इसका एक दूसरा पार्ट भी आएगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो इसका ऊपर बेस्ड होगा, यानी कि वो जो इंडिया और चाइना के जो गलवान वैली में जो हुआ है, घटना हुआ है, उसके बारे में होगा और क्यों हुआ है। और ये जो घटना है ये अभी का नहीं है, बहुत समय से चला है। तो दूसरे पार्ट में जानेंगे क्या होगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और आपको जो बेल आइकन में जो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर जाते वक्त मास्क यूज कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद।